चलिए बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू कवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। चलिए बेटा, सभी का ध्यान स्क्रीन पे। बेटा जो बच्चे तो मेरे रेगुलर बैच वाले हैं उनको पता है कि मैं अकाउंटिंग 16 जो है सीधा बेटेक से करवाता हूँ। ठीक है, जो मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं डोंट वरी, आपको समझ पूरा आएगा। आप जो भी नोट्स आपने पहले रेफर करे हैं आप वो करिए रेफर, आपको नोट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुन के चलिएगा। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो बोर्विंग कॉस्ट के ऊपर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो ये बताता है कि बोर्विंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है सर। सर अब ये स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई होना चाहिए अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट के लिए। अब ये स्टैंडर्ड लेकिन डील नहीं करके चलता अगर कोई भी एक्चुअल या इंप्यूटेड कॉस्ट है ओनर्स इक्विटी की। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको आप लाइबिलिटी की तरह क्लासिफाई नहीं करते। सर मतलब अगर आपके पास इक्विटी है, ओनर इक्विटी है, तो मैं कह रहा हूं दैट ऑल्सो कम्स विद द कॉस्ट। तो उस कॉस्ट के साथ जो है ये स्टैंडर्ड डील करके नहीं चलता है। ठीक है सर। सर बोरविंग कॉस्ट होता क्या है? सर बोरविंग कॉस्ट इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट है जो एक एंटरप्राइज इनकर करके चलती है इन कनेक्शन विद द बोरविंग ऑफ फंड्स। जो भी आपने फंड्स बोरो करे हैं उससे रिलेटेड जो भी बोरविंग कॉस्ट है वो होती क्या है? इंटरेस्ट हो गया और अदर कॉस्ट हो गया। सर अगली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट आती है होती है क्वालिफाइंग एसेट की, और पेपर में लिखनी पड़ेगी क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन। सर क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट होता है विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब जिस एसेट को बनने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि रेडी फॉर यूज हो या सेल के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्वालिफाइंग एसेट। सर अब क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं सर। ठीक है, तो क्या चीज होती है सर? सर एक एसेट क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है वो डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर, या मैं ऐसा बोलूं कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है या नहीं है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? सर्कमस्टांसेस के ऊपर। यूजुअली 12 मंथ्स को हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान के चलते हैं, लेकिन अ शॉर्टर पीरियड और अ लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड फैक्ट्स के बेस के ऊपर। आप जानते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो जल्दी हो सकती है। ठीक है, सो इवन दैट कैन बी अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग एसेट वही होगा जिसको 12 मंथ से ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो आप अगर मैं आपको एक जनरल टिप दे देता हूं, अगर क्वेश्चन में कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ तो यू विल ऑलवेज टेक इट एज अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अब क्वालिफाइंग एसेट अगर मैं इंटेंडेड यूज का एग्जांपल दूं, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपने क्या करा? कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, कोई शिप है, डैम है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं। दीज आर योर क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर इंटेंडेड यूज, राइट? अगर आपका क्वालिफाइंग एसेट इंटेंडेड फॉर सेल वाला कौन सा हो सकता है? ऐसी कोई इन्वेंट्री जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है टू गेट रेडी फॉर इट सेल, वो आपका यहां पर आपका कवर अप हो जाएगा। सर अगली चीज आती है सर बोरविंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है? सर बोरविंग कॉस्ट के अंदर आता है इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस जो भी बैंक बोरविंग्स के ऊपर होते हैं, या अदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के ऊपर जो भी आपके इंटरेस्ट या कोई कमिटमेंट चार्जेस हैं। सर अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट का या प्रीमियम का रिलेटिंग टू बोरविंग। सर आप डिबेंचर इशू करते हैं, आप डिस्काउंट के ऊपर डिबेंचर इशू करके चल सकते हैं, आप उसको अमोर्टाइज करके चलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सर वो भी क्या है? आपका बोरविंग कॉस्ट का हिस्सा है। सर कोई एंसिलरी कॉस्ट है जो बोरविंग्स को अरेंज करने के लिए इंकर करेगी। कोई भी फाइनेंस चार्ज है जो आपने एसेट एक्वायर करे फाइनेंस लीज के अंदर, वो भी क्या है? बोरविंग कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। सर अगली चीज आती है एक्सचेंज डिफरेंस, जो अराइज होता है फॉरेन करेंसी बोरविंग के अंदर, टू द एक्सटेंट उनको एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करा जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस इज इन वेरी डिटेल। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा ये वाला जैसे कि आप पहली बार AS16 करके चल रहे हैं। AS16 के बेयर टेक्स्ट के अंदर एक एग्जांपल है, हम उसको पढ़ेंगे। देन आई विल कम टू द एक्सप्लेनेशन एंड मैं उसके साथ लिंकेज कर दूंगा। ठीक है, तो लेकिन उस पे जाने से पहले वी विल गो फॉर द फर्दर पार्ट। सर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सर कह रहे हैं कि जो भी आपकी बोरविंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। कह रहे हैं अब कितना बोरविंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, और जो बाकी बोरविंग कॉस्ट है आप उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलते हो उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर वो इंकर हुई है। ठीक है, क्या बोला मैंने? दोबारा से सुन लीजिए। कह रहे हैं ऐसी बोरविंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, आप उसको कैपिटलाइज करके चलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। लेकिन जो बोरविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी दैट विल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड, और जो बाकी बोरविंग कॉस्ट है उसको आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलोगे उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर वो इनकर होती है। सर अब कितनी बोरविंग कॉस्ट है जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है? ठीक है, सर वो कहता है कि बोरविंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो एलिजिबल है किस चीज के लिए? ठीक है, ऐसी बोरविंग कॉस्ट जिसको अवॉइड करा जा सकता था अगर आप क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते ही ना।
सर कौन सी बोरोइंग कॉस्ट है जिसको आप कह रहे हो कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए? सर ऐसी बोरोइंग कॉस्ट कि अगर आप क्वालिफाइंग एसेट बनाते ही ना तो वो बोरोइंग कॉस्ट इनकर ही ना होती। तो अगर एक एंटरप्राइज ने मान लो फंड्स बोरो करे हैं स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए, सर वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ही हो गया ना, डायरेक्टली रिलेटेड हो गया, वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन पाता बोरोइंग्स और क्वालिफाइंग एसेट के बीच में, जहां पर आपने क्या ली होती है, जनरल बोरोइंग्स ली होती हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एंड आई विल एक्सप्लेन यू विद द क्वेश्चन कि कैसे आप उसको सेपरेट करके चलोगे। अच्छा, आप एक चीज समझना, सर आपने कोई पैसा करा, पैसा लिया, बोरो करा है किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, सर मैंने क्या करा, एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करा, सर ये मैंने बिल्डिंग बना रखी है। ठीक है सर, ये एक जमीन है सर। ठीक है, अब मैंने इस जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग जो है वो बनाकर चलनी है। ठीक है सर, अब मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया हुआ है सर, ऑब्वियस ही बात है सर, मेरे को पैसा सैंक्शन हो चुका है, मैं सारा का सारा पैसा एक साथ तो यूज नहीं करूंगा ना सर। मैं सारा का सारा पैसा एक साथ तो यूज नहीं करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसा वैसा यूज करूंगा। तो सर ऐसा हो सकता है कि मैंने स्पेसिफिकली कुछ लोन लिया हुआ है, स्पेसिफिक बोरविंग है, और मेरे पास कुछ पैसा जो है पड़ा हुआ है जो अभी अनयूज था। तो मैंने क्या करा, उस पैसे को टेम्परेरी इन्वेस्ट करके रख दिया, उसके ऊपर जो मेरी इनकम होगी दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बोर्विंग कॉस्ट। तो एक्चुअल बोर्विंग कॉस्ट जो होगी उसमें से आप इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए। सर दिस इज द अमाउंट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है सर, अगली चीज क्या आ जाती है आपके पास, सर नेक्स्ट चीज आती है कि सर जो भी आपने फंड्स बोरो करे हैं, ठीक है, टू द एक्सटेंट जो आपने फंड्स बोरो करे हुए हैं जनरली, और लेकिन आपने उसको यूज करा है क्वालिफाइंग एसेट को ऑब्टेन करने के लिए, तो जो बोर्विंग कॉस्ट एलिजिबल होगी कैपिटलाइजेशन के लिए, वो कैसे निकाली जाएगी, एक कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के। कैसे निकाली जाएगी बेटा, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के। और वो कैपिटलाइजेशन रेट क्या कैसे निकलता है, दैट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बोर्विंग कॉस्ट। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्विंग्स के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। सर अब जो अमाउंट ऑफ बोर्विंग कॉस्ट है, ध्यान रखना कभी बोर्विंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी वो बोर्विंग कॉस्ट से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सर मैंने क्या करा, एक 6% का लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन लिया है बोरोइंग के लिए, 20 लाख रुपए का। ठीक है, 6% लोन। सर एक मेरे पास 10% का लोन है, एक 12% का लोन है, 10% का लोन है 1 करोड़ रुपए का, 12% का लोन है 50 लाख रुपए का। ठीक है, तो सर मेरे को अगर कैपिटलाइजेशन करके चलनी है तो कितना अमाउंट है जो कैपिटलाइज होगा, मैं कैसे करूंगा सर? सर देखो सीधी सी बात है, ये जो 20 लाख रुपए का लोन है ये तो लिया इस पर्पज के लिए, तो ये तो अमाउंट कैपिटलाइज होना ही चाहिए। ठीक है सर, मैं वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटिंग एक्सपेंस निकालूंगा ऑन द बोरोइंग कॉस्ट। सर मैंने क्या करा, सबसे पहले 1 करोड़ का 10% निकाला, मैंने बोला 10 लाख रुपए। मैंने 50 लाख रुपए का 12% निकाला, मैंने बोला 6 लाख रुपए। तो मैंने बोला कि टोटल मेरी जो बोरोइंग है 1.5 करोड़ की, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 16 लाख रुपए का। तो सर मैं इस 16 लाख को डिवाइड कर दूंगा 1.5 करोड़ से, तो मेरे पास 10.67% आ जाता है। ठीक है, अब मैंने मान लेते हैं टोटल खर्चा जो करा है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर वो 50 लाख रुपए का करा है। ठीक है, तो 50 लाख में 20 लाख तो वही होगा जो स्पेसिफिक वाला होगा, यानी इसमें से जो यूज करा है वो 30 ही करा ना। तो इस 30 लाख के ऊपर कौन सा रेट यूज करूंगा मैं, ये 10.67 वाला, दैट इज द अमाउंट विच विल बी कैपिटलाइज। और बाकी अमाउंट सारा कहां जाएगा सर, P&L के अंदर। ठीक है, जिस साल वो इनकर हुआ है। बोलो समझ में आया? जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपके साथ इवन वो चीज करवाऊंगा भी, क्वेश्चन के दो स्टेप्स भी आपको एक बार बता दूंगा। चलिए सर अगला क्या आता है, सर अगर कैरिंग अमाउंट, अगला क्या आता है सर, अगर कैरिंग अमाउंट, अरे भाई, अगर कैरिंग अमाउंट या एक्सपेक्टेड अल्टीमेट कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग एसेट की, वो रिलाइजेबल वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट से भी ज्यादा जा रहा है, तो कैरिंग अमाउंट को आपको नीचे लाना पड़ेगा रिटर्न ऑन वैल्यू पे, इन अकॉर्डेंस विद ए अदर स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्रीज के ऊपर है सर। सर AS2 भी जब आप पढ़ते हो तो अगर हम कहते हैं कि इन्वेंट्री अगर क्या है क्वालिफाइंग एसेट है, तब बोर्विंग कॉस्ट उसका हिस्सा बन जाएगा, याद करो। सर बोर्विंग कॉस्ट जनरली इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है तो सर बोर्विंग कॉस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर अब सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी जो एनआरवी है वो लोअर है, तो आपको कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर पे लाना पड़ेगा ना, तो आप अपने एसेट को राइट डाउन करके चलोगे। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि सर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितने की आ रही है, 1 लाख रुपए की मतलब आ रही है, और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 70,000 है, तो सर मुझे उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। सर अगली चीज आती है कि सर बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो करके चलते हो वो कमेंसमेंट कब होता है, सर MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर कैपिटलाइजेशन कब होती है, जब सारी की सारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। सर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है सारी, सर पहला है कि जो एक्सपेंडिचर है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के ऊपर इनकर हो गया है। सर दूसरा क्या है कि जो बोर्विंग कॉस्ट है वो इनकर हो गई है।
और सर तीसरा आता है कि जो भी एक्टिविटीज नेसेसरी है, ठीक है, टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इंटेंडेड यूज, ठीक है, या सेल, ठीक है, वो इन प्रोग्रेस है। अच्छा, अब एक चीज समझना जरूरी नहीं है देयर हैज टू बी अ फिजिकल एक्टिविटी इन प्रोग्रेस। सर कुछ पेपर वर्क चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, कोई परमिशन चल रही है, इवन वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, बोर्विंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होती है? सर जो एक्सपेंडिचर करा है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के ऊपर वो इनकर हो गया है, बोर्विंग कॉस्ट इनकर हो रही है, और एक्टिविटीज जो जरूरी है एसेट को इंटेंडेड यूज में लाने के लिए या सेल पे लाने के लिए वो इन प्रोग्रेस है। ठीक है सर, एक्सपेंडिचर जो होता है क्वालिफाइंग एसेट के अंदर, उसके अंदर कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा? कह रहे सिर्फ वही एक्सपेंडिचर आएगा जिसमें आपका या तो कैश गया है, या कोई और एसेट ट्रांसफर हुआ है, या एक लाइबिलिटी आपकी इंटरेस्ट बेरिंग आ गई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप रिड्यूस करके चलोगे। अगर मान लो कि आपको क्या मिला है, कोई ग्रांट मिली, मान लेते हैं कि सर मुझे क्या मिला है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई है एसेट्स रिलेटेड, तो सर वो मेरा एक्सपेंडिचर मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर होता है? सर अगली चीज क्या आ जाती है आपके पास? सर नेक्स्ट चीज आ जाती है, देखो जो मैंने आपको बोला था कि जो एक्टिविटीज जो निसेसरी हैं एसेट को प्रिपेयर करने के लिए, उसके अंदर सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं आता। अगर कोई टेक्निकल काम चल रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले जरूरी है, जैसे कोई परमिट चाहिए आपको, ठीक है, आपने घर भी बनाना है तो सर यू नीड परमिट। ठीक है, तो सर वो भी यहां पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इस एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, चलिए सर, अब यहां पर एक पॉइंट है जो टेस्ट करा जा सकता है, लेट मी जस्ट टेक अप दैट पॉइंट विद यू। ठीक है, मान लेते हैं कि सर आपने कोई बोर्विंग कॉस्ट इनकर करी, और जब लैंड अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैपिटलाइज होगा कब तक, जब तक डेवलपमेंट एक्टिविटी अंडरटेक हो रही है। लेकिन आपने मान लो कोई लैंड एक्वायर करा है बिल्डिंग को बनाने के लिए, सर वो डेवलपमेंट एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं है। मैंने बोला लैंड अंडर डेवलपमेंट है, उस टाइम की बोर्विंग कॉस्ट अंडरस्टैंडेबल कैपिटलाइज होगी। आपने कोई जमीन खरीदी है कि भाई उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, सर उसको थोड़ा ना कैपिटलाइज कर दोगे सर। सर अगला क्या जाता है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन जो है वो बोर्विंग कॉस्ट की सस्पेंड होनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, इन विच द एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। कह रहे हैं जिस टाइम पे एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड है, उस टाइम पे आपको बोर्विंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन बोर्विंग कॉस्ट इनकर हो सकती है एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर, मतलब वो जरूरी है। ठीक है, कह रहे हैं बोर्विंग कॉस्ट में भी इनकर्ड एक एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर, जिसके अंदर एक्टिविटीज जो जरूरी हैं, ठीक है, एसेट को प्रिपेयर करने के लिए वो हो रही है, या इंटरप्ट फॉर सेल वो इंटरप्टेड है। मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ सीधा। ठीक है, मान लेते हैं सर आप कोई बिल्डिंग बना के चल रहे हैं। सर बिल्डिंग बनाते तो बिल्डिंग पिलर्स होते हैं सर, लेंटर डलता है। सर जब लेंटर डलता है तो कैसे डलता है लेंटर? सर होता क्या है कि सर वो जो है एक बेस तैयार करते हैं। ठीक है, एक बेस सा तैयार करेंगे, और आसपास क्या करते हैं सर, स्टील की जो है ना वो प्लेट सी लगा देते हैं। ये मैंने वही बनाया हुआ है, आसपास बेटा स्टील की क्या कर देते हैं, प्लेट सी लगा देते हैं सर, और इसके अंदर ना सीमेंट फिल कर दिया जाता है, और इसको रख दिया जाता है बस। जब तक ये सेट नहीं होगा ना सर, आगे काम नहीं होगा। ठीक है, इसको बल्कि रोज पानी दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि और वो स्ट्रांग हो जाए। तो सर इस टाइम पे भी तो एक्टिविटी क्या है, इंटरप्टेड ही है ना। लेकिन सर नहीं, इस टाइम पे कैपिटलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये निसेसरी है। ठीक है, ये जरूरी है, तो इस वजह से इस टाइम पे जो है कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन जो है वो बोर्विंग कॉस्ट की, कह रहे हैं तब भी सस्पेंड नहीं होगी जहां पर टेम्परेरी डिले है, और वो जरूरी है कि वो टेम्परेरी डिले जो हो रहा है वो जरूरी है एसेट को रेडी करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कैपिटलाइजेशन जो है, अगर मान लो क्या सस्पेंड हो जाएगी, अगर मान लेते हैं आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हो और वहां पर हाई वाटर लेवल है, आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हो, हाई वाटर लेवल के चलते उस सीजन टाइम में आपको कुछ टाइम काम रोकना पड़ता है, तो क्या सर कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी? नहीं सर, आप कैपिटलाइजेशन कैरी आउट करके चल सकते हो। मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं तो कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कब होगी, जहां पर एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है। लेकिन सर वो कहता है कैपिटलाइजेशन तब सस्पेंड नहीं करके चलोगे अगर कोई सब्सटेंशियल टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है। कैपिटलाइजेशन बोर्विंग कॉस्ट की तब भी सस्पेंड नहीं होगी जहां पर टेम्परेरी डिले जो है वो जरूरी है, कि वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, एसेट रेडी हो रहा है। सर मैंने सीमेंट फिल करके रखा हुआ है सर, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, एसेट रेडी हो रहा है। ठीक है सर, कैपिटलाइजेशन तब भी कंटिन्यू रहेगी जहां पर कह लीजिए कि हाई वाटर लेवल के चलते अगर डिले हो रहा है, कॉमन है कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे उस जियोग्राफिकल एरिया में हाई वाटर लेवल इज कॉमन, तो सर वहां पर भी आपकी कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, वहां पर भी सस्पेंड नहीं करोगे। सर सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सर कैपिटलाइजेशन आप करना कब बंद कर दोगे? सर कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन बोर्विंग कॉस्ट की वहां पर सीज हो जाएंगी जहां पर सारी एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी है, ठीक है,
टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। और एक एसेट को आप कब रेडी मानते हो कि इंटेंडेड यूज और सेल के लिए कि कंप्लीट हो गया? जब उसका फिजिकल प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, फिजिकल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। हो सकता है कुछ रूटीन काम चल रहा हो, कोई माइनर मॉडिफिकेशन करनी है, सर फूल पत्तियां बनानी थी, डेकोरेशन से कुछ करनी थी यूजर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, तो वो पेंडिंग चल रहा है। तो सर आपका एसेट मोरलेस रेडी है, तो वहां पर आप कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या कर देंगे, रोक देंगे। अच्छा सर, अगला कंसेप्ट क्या आता है कि अगर मान लो आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है किसी क्वालिफाइंग एसेट की, एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स। सर मान लेते हैं ये बहुत बड़ा जमीन है सर, यहाँ पर आपका कॉलेज बन रहा है। सर कॉलेज का जो है यहाँ पर ग्राउंड है सर, यहाँ पे पार्किंग एरिया है, मान लेते हैं यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पर एडमिन ब्लॉक है। तो सर यहाँ पर कॉमर्स की बिल्डिंग है, यहाँ आर्ट्स की बिल्डिंग है, यहाँ नॉन मेड की बिल्डिंग है, ठीक है, जो भी बिल्डिंग समझ लो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। सर आपकी जो जो बिल्डिंग कंप्लीट होती जाएगी, क्या आप वो बिल्डिंग जो है आप यूज करके चल सकते हो? जबकि बाकी बिल्डिंग जो है वो आपकी क्या हो रही है, इन अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब एडमिन ब्लॉक अगर कंप्लीट हो गया तो मैं उसको यूज कर सकता हूं ना, मतलब दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज। तो सर मैं एडमिन ब्लॉक से रिलेटेड जो बोरविंग कॉस्ट है उसको कैप वो सीज कर दूंगा, उसको कैपिटलाइजेशन नहीं करके चलूंगा, जबकि बाकियों की कैपिटलाइजेशन जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, एक बिजनेस पार्क है, उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हर एक बिल्डिंग इंडिविजुअली यूज करी जा सकती है। ये क्वालिफाइंग एसेट का एग्जांपल है जो कैपेबल है, यूज हो सकता है, जबकि कंस्ट्रक्शन जो है वो बाकी पार्ट की कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बन गया ये। सर अगली चीज क्या आती है, डिस्क्लोजर। कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करा जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने बोरविंग कॉस्ट के लिए अडॉप्ट करी, और कितना बोरविंग कॉस्ट है जो आपने कैपिटलाइज करा। सर नेक्स्ट चीज अब आपको जो समझानी है सर, वही जो हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था इंटरेस्ट वाला, ठीक है, वो फॉरेन करेंसी लोन वाला, सर अब वो आ गया। सर क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड तरीका है ये, एग्जांपल समझ लो, जितने इसके क्वेश्चन होंगे बिल्कुल वैसे करने हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, आई विल बी नाउ लिटिल स्लो है। सर एक्स वाई जेड ने एक लोन लिया है यूएस डॉलर 10,000 रुपए का, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, 5% के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल है। सर 1 अप्रैल 23 को जब लोन लिया तब डॉलर का रेट था 45, ठीक है, एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ ईयर था 48 का। कह रहे कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट अगर आप इंडिया में बोरो करते तो 11% के हिसाब से आपको मिलती लोकल करेंसी में। सर आपने क्या करना है, सर अब कितना बोरोइंग कॉस्ट है जो आएगा, हम वो निकालना है एज पर AS 16 पैराग्राफ नंबर 4E के तहत। सर पैराग्राफ नंबर 4E पढ़ता हूं। सर पैराग्राफ नंबर 4E क्या बोलता था, exchange difference arising from the foreign currency borrowing to the extent they are regarded as an adjustment to interest cost वो borrowing cost है। कहने कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस जो फॉरेन करेंसी बोरविंग के ऊपर आ रहा है। चलिए सर पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। सर मैंने $10,000 का लोन लिया, राइट। सर मुझे डॉलर्स के अंदर बता दो कितना इंटरेस्ट होगा। सर $10,000 का है, 5% का इंटरेस्ट है, और एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट लगेगा तो क्लोजिंग रेट लगेगा, क्लोजिंग रेट लगेगा वो है 48 का। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आता है सर, 24,000 रुपए, यानी मेरा इंटरेस्ट फॉर द पीरियड कितना है, 24 का। सर मैं कह रहा हूं नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप निकालो कि सर आपकी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। सर जब मैंने लोन लिया था वो था 45 का रेट, सर अब जब मेरा एट द एंड ऑफ ईयर रेट है 48, सर लोन जो है वो मॉनिटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट आएगा, तो 48 के ऊपर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, तो $10,000 इंटू 48 मेक्स इट 480। सर 480 और मेरा 450 का डिफरेंस हो गया 30,000 रुपए, या मैं ऐसा बोलूं $10,000 इंटू 48 माइनस 45 हो गया 30,000 रुपए। सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है 30,000 रुपए से। सर अगर यही लोन मैं इंडियन करेंसी के अंदर लेता तो सर क्या होता, सर अगर इंडियन करेंसी में लेता सर उस दिन डॉलर का रेट था 45, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45 यानी 4.5 लाख रुपए का लोन होता। 4.5 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट 11% के हिसाब से निकालूं तो 49,500 होता है। ठीक है सर, अब आपने क्या करना है, अब आपने डिफरेंस निकालना है। अब आपने क्या निकालना है बेटा सर, डिफरेंस निकालना है। सर कितना डिफरेंस था लोकल करेंसी बोरविंग में और फॉरेन करेंसी बोरविंग में? सर लोकल करेंसी बोरविंग जो थी सर उसमें इंटरेस्ट का रेट था 49,500, इंटरेस्ट टोटल इतना था, लेकिन फॉरेन करेंसी के अंदर था 24,000 रुपए का। सर दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो वो है 25,500, ठीक है। अब वो कितना है डिफरेंस, 25,500 का डिफरेंस है। अब हम ये कह रहे हैं कि सर आउट ऑफ द 30,000 जो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, उसमें से 25,500 जो है इसको मैं बोरविंग कॉस्ट मान के चलूंगा। इस 25,500 को मैं बोरविंग कॉस्ट मान के चलूंगा, यानी टोटल मेरी जो बोरविंग कॉस्ट होगी वो होगी, एक तो 24,000 और दूसरा हो जाएगा 25,500, यानी मेरी टोटल बोरविंग कॉस्ट कितनी रहेगी, 49,500। ठीक है, क्लियर है।
प्लस जो एक्सचेंज डिफरेंस है, मतलब 24,000 हो गया प्लस एक्सचेंज डिफरेंस हो गया, ये मेरा बोरविंग कॉस्ट बन जाएगा। सर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये 30,000 और 25,500 का जो डिफरेंस हो गया, यानी जो बाकी 4,500 है उसका क्या? कहते हैं सर ये जो बाकी 4,500 है ना, इसकी अकाउंटिंग करी जाएगी AS 11 के तहत, इसकी काउंटिंग करी जाएगी AS 11 के अकॉर्डिंग। सर मैं थोड़ा सा फिगर चेंज कर देता हूं। मैंने कहा अगर मैं लोकल करेंसी में बोरविंग करता और रेट अगर 13% का होता 11 की जगह, सर तब क्या सिनेरियो चेंज होता? सर मेरा पहला वैल्यू वही रहती 24,000, सर मेरी दूसरी वैल्यू भी वही रहती 30,000, लेकिन सर मेरी तीसरी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 58,500, 4.5 लाख रुपए का 13% सीधा सीधा। ठीक है। सर अब अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 58,500 में से मैं 24,000 माइनस कर दूं तो सर मेरा डिफरेंस जो है वो 34,500 का। सर जबकि मेरी लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ 30,000 से बड़ी थी। तो सर यहां पर टू द एक्सटेंट मेरी लाइबिलिटी बड़ी थी ना, मैं इसको बोरविंग कॉस्ट मानूंगा, और 4,500 यहां क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो भी आपका डिफरेंस है बिटवीन द लोकल करेंसी बोरविंग एंड द फॉरेन करेंसी बोरविंग, टू द एक्सटेंट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपका बोरविंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, बाकी आपका इग्नोर होगा। अब पहले वाले केस के अंदर सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ी थी 30 से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ी थी 30 से, लेकिन डिफरेंस था 24,500 का, 25,500 का। तो मैंने बोला मेरी बोरविंग कॉस्ट सिर्फ 25,500 बनेगी, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो बड़ी है ना सर, 30 से बड़ी है रेट के चलते। तो जो 4,500 का डिफरेंस है वो AS 11 डील करेगा। लेकिन जहां पर मेरी लाइबिलिटी बढ़ी 30 से, इस केस में क्या हुआ, सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ी थी 30 से, लेकिन डिफरेंस था 34,500 का। कह रहे हैं देखो भाई, जितने से लाइबिलिटी बढ़ी है उस एक्सटेंट तक हम बोरविंग कॉस्ट मानेंगे। तो अब यहाँ पे लोअर क्या है, जो लाइबिलिटी बढ़ी है विच इज 30, तो बाकी 4,500 क्या हो जाएगा, वो वो आप इग्नोर करके चलोगे, वो एक्सचेंज डिफरेंस नहीं है एज पर AS 11। ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक बार बेयर टेक्स के पैराग्राफ से तुमको रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने। अब जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 मेरे साथ कवर करा हुआ है, चाहे रेगुलर के अंदर चाहे रिवीजन के अंदर, सर एक्सप्लेनेशन जो होता है वो इंटरप्रिटेशन होती थी, जिसको बाद में पार्ट बनाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। सर एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी बोरविंग एंड कंसीडर्ड एज द बोरविंग कॉस्ट। कह रहे हैं जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी बोरविंग के ऊपर अराइज होता है और जिसको बोरविंग कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, आर दोज एक्सचेंज डिफरेंस which arise on the amount of the principal of the foreign currency borrowing to the extent of the difference between the interest on local currency borrowing and interest on foreign currency borrowing। सर जो मैंने पढ़ाया सर उसको फिट इन करते हैं। सर कह रहे हैं एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज हो रहा है ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन करेंसी बोरविंग, कितना एक्सचेंज डिफरेंस था प्रिंसिपल के ऊपर, 30,000 रुपए का, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरविंग एंड फॉरेन करेंसी बोरविंग। सर डिफरेंस कितना था इंटरेस्ट और लोकल करेंसी बोरविंग में, 25,500 का डिफरेंस था। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं बोरविंग कॉस्ट मान लोगे। मतलब 30,000 जो है आप उसको लेके चल रहे हो, कह रहे हैं जो डिफरेंस आया टू द एक्सटेंट, ये डिफरेंस कितना है बिटवीन द लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, वो आपका बोरविंग कॉस्ट बनेगा। कह रहे हैं दस द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस नॉट एक्सीडिंग द डिफरेंस। कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस है जो एक्सीड नहीं कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरविंग एंड फॉरेन करेंसी बोरविंग, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज बोरविंग कॉस्ट। ठीक है, टू बी अकाउंटेड फॉर अंडर दिस स्टैंडर्ड, यानी 25,500 जो है वो बोरविंग कॉस्ट माना जाएगा। और कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग एक्सचेंज डिफरेंस है अगर कोई है तो वो AS 11 के अकॉर्डिंग डेल्ट करा जाएगा। फॉर दिस पर्पस द इंटरेस्ट रेट फॉर लोकल करेंसी बोरविंग इज कंसीडर्ड एज द रेट एट विच एंटरप्राइज वुड हैव रेज द बोरविंग लोकली। कह रहे हैं इस पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट रेट आप लेकर चलोगे लोकल करेंसी के लिए, वो रेट लेकर चलोगे जिसके ऊपर वो बोरविंग करता है एंटरप्राइज, ठीक है, अगर वो फॉरेन करेंसी के अंदर बोरविंग नहीं करता। तो एक बार दोबारा से एग्जांपल के ऊपर जाते हुए, ठीक है, जो बेयर टेक्स के अंदर था, एक बार दोबारा बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये पेपर में आया नहीं है काफी टाइम से, चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। सर सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सर आप इंटरेस्ट निकालना फॉर द पीरियड, किसमें, ऑब्वियसली जिसमें आपने लोन लिया, $10,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय द रेट। और ध्यान रखना गलती करोगे तो यहां करोगे, यहाँ पे क्लोजिंग रेट लेना सर। सर उसके बाद निकालना प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर कितना चेंज आया। सर मॉनेटरी आइटम है, जब लोन लिया था 45 का रेट था, अब 48 का रेट है, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 10,000, 30,000 से मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी सर।
अब आप क्या करो, इंटरेस्ट निकालो अगर लोकल करेंसी में लेते। सर जिस दिन लोन लिया था उस दिन लोन लिया था $10,000 का, उस दिन रेट था 45 का, तो 4.5 लाख रुपए का लोन लेता, उसके ऊपर 11% का इंटरेस्ट 49500। सर अब आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है बिटवीन द 49,500 एंड 24,000, लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी वाले लोन इंटरेस्ट के बीच। सर डिफरेंस आ रहा है 25,500 का। हम कह रहे हैं कि 25,500 तक जो है वो बोरविंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, मतलब 30,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, डिफरेंस के अमाउंट तक आपने क्या कर लिया, उसको बोरविंग कॉस्ट मान लिया, और बाकी जो बचा 4,500 वो कहां जाएगा सर, वो जाएगा इन एज पर AS11। लेकिन सर जैसे ही मैंने रेट चेंज करा, मेरा डिफरेंस जो आया था वो बढ़ा दिया था, मैंने बोलता 58,500 का डिफरेंस है। तो सर ऐसे केस के अंदर मैं 58,500 आया था, तो मेरा डिफरेंस जो है वो बढ़ के कितना हो गया था सर, मेरा बढ़ के डिफरेंस हो गया था 34,500। चौंतीस सर अब पाँच सौ 34,500 और 30,000 को मैं कंपेयर करूं, मैंने बोला कि जितना लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ठीक है, कितना था 34,500। सर 30,000 और 34,500 तो पूरा 30,000 कवर हो गया। सर 30,000 मेरा बोरोइंग कॉस्ट बन जाएगा, लेकिन बाकी जो है वो 4,500 यहां पर क्या हो जाएगा, इस बार इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई सर? ठीक है, यस सर। क्या ये चीज क्लियर होती है? सर ये आपका खत्म हो गया, चलो फटाफट से आईसीए के क्वेश्चंस। ठीक है, जो मेरा पैटर्न रहता है वही उसी पैटर्न में चलूंगा। सर सबसे पहले देखो, मैंने पहला क्वेश्चन ही एग्जांपल फ्रॉम स्टडी मैटर लिया हुआ, उसी चीज को जो क्वेश्चन अभी हमने करा। सर फटाफट से अगला क्वेश्चन। सर इस चैप्टर के अंदर गिनती के सर आपके 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, 4 तरह के क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखो। और एक बहुत अलग सा क्वेश्चन बनाया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट ने, एक आरटीपी में दे रखा है। पता नहीं इस चैप्टर के अंदर आपके इंस्टीट्यूट को आरटीपी बनाते टाइम क्या आता है माइंड में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता है जो मुझे पता है कि पेपर में अगर आ जाए बच्चा शायद ना कर पाए, बट स्टिल ठीक है, जो है वो सो है। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ स्टडी मैट। ठीक है सर, सर लोन लिया बैंक से 120 लाख रुपए का। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कर रखे होंगे पक्का A16 के कभी ना कभी, तो हम थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, बस मैंने आपको बताना है करना कैसा। सर आपने लोन लिया है 120 लाख रुपए का, 30 अप्रैल को आपने लोन लिया, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड के लिए लोन लिया, परचेज ऑफ मशीनरी के लिए लोन लिया, आपने क्या करा, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया और एडवांस दिया है फॉर द परचेज ऑफ ट्रक। सर कंस्ट्रक्शन जो है मार्च 22 में कंप्लीट हुई। अगर आप ध्यान दो तो सर 12 महीने तो नहीं हुए, यानी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर देखो वो तो 12 मंथ था। कह रहे हैं जो मशीनरी है वो इंस्टॉल हो गई थी जिस दिन आपने खरीदी, तो सर मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। डिलीवरी ऑफ ट्रक कह रहे हैं अभी रिसीव नहीं हुई थी, ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। सर बैंक ने टोटल इंटरेस्ट चार्ज करा 18 लाख रुपए का, वो आपको कहता है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताओ। सर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो डिपेंड इसके ऊपर करता है ना कि वो क्वालिफाइंग एसेट्स रिलेटेड है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, मैं लिख कर आऊंगा कि एज पर AS16 बोरविंग कॉस्ट, बोरविंग कॉस्ट होता क्या है, बोरविंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो कैपिटलाइज होना चाहिए, और कितना बोरविंग कॉस्ट एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए वो डिटरमिन होगा इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। जो बाकी बोरोइंग कॉस्ट है उसको आप एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। फिर आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सर देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड जो है उसके ऊपर 50 का खर्चा करा, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? यस। सर अब यहां पर आप लिख कर आ सकते हो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जिसको लगता है वो क्वालिफाइंग एसेट है, और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के केस में वी कैन कंसीडर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन टेकन, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। लेकिन मशीनरी जो है जिस दिन खरीदी उस दिन यूज कर सकते हो, देर इज नो सब्सटेंशियल टाइम इन्वॉल्व, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट हो ही नहीं सकता, एडवांस फॉर ट्रक को क्वालिफाइंग एसेट नहीं माना। ठीक है, तब 18 का तुम्हारा इंटरेस्ट का खर्चा हुआ और ये 120 के ऊपर है, तो देखा जाए एक वे में रेट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कितना यूज करा है कंस्ट्रक्शन के लिए 50 का, तो 7.5 लाख रुपए जो है वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन बाकी जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो बाकी कहां चला जाएगा सर, P&L में चार्ज हो जाएगा सर, खत्म। पहली कैटेगरी सर ये। ठीक है, चलो सर अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 सेम कैटेगरी के ऊपर है। ठीक है, आरटीपी मई 2019 में भी आया हुआ है डबल फिगर्स के साथ। सर आप कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हो एक सी लिंक की अक्रॉस 2 सिटीज, 25 करोड़ रुपए की आपने क्या करा इसके ऊपर खर्चा कर रहे हो। कह रहे हैं 2 महीने, 1 महीने बीच में काम नहीं हुआ था हाई वाटर लेवल के चलते। लो सर, बेयर टैक्स के अंदर था हाई वाटर लेवल वाली चीज। सर 1 महीने हाई वाटर लेवल के चलते काम नहीं हुआ, मैं ये मान के चल सकता हूँ सर जिस जियोग्राफिकल एरिया में काम करके चल रहे थे वहां पे हाई वाटर लेवल कॉमन है, तो इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन के हम यहाँ पे सस्पेंशन करके नहीं चलेंगे, हम वहां पे कंटिन्यू रखेंगे। सर परचेज करा इक्विपमेंट और मशीनरी।
सर इक्विपमेंट और मशीनरी परचेज करा है सर, मैं इसको क्वालिफाइंग एसेट जो है वो नहीं मान रहा। सर अगला क्या है, वर्किंग कैपिटल, अगेन नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। व्हीकल परचेज करा है, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। टूल्स क्रेन्स, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, एडवांस दिया है आपने। टेक्निकल नो हाउ परचेज करा, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। सर टोटल इंटरेस्ट जो है वो 80 लाख रुपए का चार्ज करा। सर वही रिपीटेड सी कहानी, पहले बता कर रहा हूं कि बोरविंग कॉस्ट जो एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए। जो अमाउंट ऑफ बोरविंग कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, बाकी बोरविंग कॉस्ट एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर इनकर्ड हुआ। आप एक टेबल बनाइए, उसके अंदर लिखिए पहले पर्टिकुलर्स, फिर जितना अमाउंट था वो लिखिए लोन का, फिर आप क्वालिफाइंग एसेट लिखिए कि है या नहीं है, फिर आप कैलकुलेशन करके दिखाइए इंटरेस्ट की, फिर आप बताइए कितना कैपिटलाइज होगा और कितना पीएनएल के अंदर चार्ज होगा। सर 80 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, 32 करोड़ के ऊपर था सर, 25 करोड़ के ऊपर बनता है 62.50। तो सर मेरा ये जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा सर, बाकी कोई भी एसेट मेरा क्वालिफाइंग था ही नहीं, जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा सर, पीएनएल के अंदर आप चार्ज कर दोगे। ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन जो है सर हो गया। सर आप इस केस के अंदर आप नोट लिख कर आइए कि जो वर्क हेल्ड करा गया था फॉर अ मंथ हाई वाटर लेवल के चलते, तो बोरविंग कॉस्ट जो है इस पीरियड की सस्पेंड नहीं करी जाएगी, क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉमन था कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर। ठीक है सर, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सर। ये आपकी पहली कैटेगरी मैंने खत्म कर दी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन नंबर 2। सर आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन बिगिन करी न्यू बिल्डिंग की 1 जनवरी 2021 को। आपने 1 लाख रुपए का स्पेशल लोन लिया था कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए। सर आप जानते हैं अगर स्पेसिफिक लोन है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एसेट्स रिलेटेड है, वो तो कैपिटलाइज होना ही होना है, उसी रेट के ऊपर, स्पेसिफिक रेट के ऊपर कैपिटलाइज होना है। ठीक है सर, अब वो कहता है कि 1 जनवरी को 10% के हिसाब से आपने क्या लिया, ठीक है, लोन लिया था। ठीक है, ये वाला यानी स्पेसिफिक लोन जो है वो 10% के हिसाब से है सर। यानी इस 1 लाख के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो सर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो बन जाता है। सर उसके अलावा कह रहे हैं दो नॉन स्पेसिफिक लोन है, हमने दो लोन और ले लिए, एक 5 लाख रुपए का, एक 9 लाख रुपए का, एक पे 11%, एक पे 13%। ओके सर। सर हमने क्या करा, कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करा, वो आपको डिटेल गिवन है, कब कब कितना कितना खर्चा करा। कह रहे हैं बिल्डिंग जो है वो 31 दिसंबर को कंप्लीट होती है। सर आपको प्रिंसिपल फॉलो करते हुए AS16 के ये बताना था कितना बोर्निंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए और एक सिंगल एंट्री पास करनी थी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। सर स्टेप्स को याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। सर सबसे पहला स्टेप होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। सर वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस कैसे निकलेगा। सर देखो 2 लाख रुपए का खर्चा जो है मैंने जनवरी में कर दिया, मेरा कैलेंडर ईयर है, तो 2 लाख मेरा पूरा 12 महीने यूज हुआ, तो 2 लाख इंटू 12/12, तो 2 लाख का खर्चा आ गया। सर मैंने 2.5 लाख रुपए जो है वो अप्रैल में लगाया, तो 2.5 लाख 9 महीने यूज हुआ, तो 2.5 लाख इंटू 9/12। सर 4.5 लाख रुपए का खर्चा जो है मैंने जुलाई में करा, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने, 4.5 लाख इंटू 6/12, एवरेज बेसिस के ऊपर। दिसंबर जो है वो 1/20, 1/20 इंटू 1/12। मैं इन सबका टोटल कर दूं सर, इसको मैं एक नाम देता हूं, ये कहलाता है सर मेरा वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे जब आपने जनरल बोरोइंग ली है और देयर इज नो डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द बोरोइंग एंड द यूसेज, तो आप क्या करके चलोगे, वहां पर कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हो, और कैपिटलाइजेशन रेट निकाला जाता है वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। सर उसके बाद आप क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे। कैसे निकलेगा, अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग लेना, ध्यान रखना। सर 5 लाख रुपए का लोन था, 11% का इंटरेस्ट रेट है। 9 लाख रुपए का लोन था, 13% का इंटरेस्ट रेट है। 55,000 और एक 17, सर टोटल बनता है 1,72,000। सर 1,72,000 टोटल इंटरेस्ट है 14 लाख के लोन के ऊपर। तो एवरेज रेट क्या आ गया सर, 12.285। सर अब मैंने बोला कि सर मेरा टोटल खर्चा जो हुआ है वो 6,22,500 रुपए का हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब 6,22,500 में से सर सीधी सी बात है, जो मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था वो तो इसी पर्पस के लिए लिया होगा ना सर। ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर तो 10% ही लगाओगे, लेकिन जो बाकी बचा 6,22,500 में से लाख रुपए उड़ा दो सर, 12.285% जो आपने रेट निकाला था, ठीक है, वो रेट लगाओगे बाकी अमाउंट के ऊपर। तो आपका अमाउंट जो कैपिटलाइज होगा वो होगा 74189। तो टोटल अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा, जितना बिल्डिंग के लिए लगाया, 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 और 1,20,000। टोटल बिल्डिंग के लिए तुमने 10-20 लगा दिया था सर, इसका टोटल कर लेना, तुमने बिल्डिंग के लिए टोटल 10-20 लगाया। सर 10-20 के अंदर आप इंटरेस्ट ऐड करो, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है 74189। तो बिल्डिंग टू बैंक अगर कंप्लीट हो गई तो बिल्डिंग टू बैंक, नहीं तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू बैंक। ठीक है, क्लियर होता है सर, डन। सर वो रेट कैसे निकला था? सर रेट कैसे लिया था, ये सर रेट ऐसे लिया बच्चे मैंने, सर जो भी मेरे अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग वाले थे वो वाले लोन उठा ले बेटा। 5 लाख रुपए का लोन था, 11% का उसके ऊपर रेट था,
9 लाख रुपए का लोन था, उसके ऊपर 13% का रेट था। इंटरेस्ट निकाल, इंटरेस्ट निकाल, इंटरेस्ट का भाई टोटल कर, यहाँ पे टोटल कर 14 लाख रुपए बच्चे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट टोटल था 172, इसको 14 लाख से डिवाइड करो, ये आपका वेटेड एवरेज रेट आ गया। सर मैंने वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकाला था 6/500 का। सर अगर मैंने वेटेड एवरेज बेस के ऊपर 6/500 का खर्चा करा है, सर मैंने 1 लाख रुपए का लोन तो स्पेसिफिकली लिया था ना, तो सर इसमें से मैं 1 लाख के ऊपर तो स्पेसिफिक रेट ही लगाऊंगा। लेकिन जो बाकी है, क्योंकि जहां पे डायरेक्ट नेक्सस नहीं बैठ रहा, यानी 5/500 मैंने इस जनरल बोरोइंग में से यूज करा होगा वेटेड एवरेज बेस के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं 12.285% वेटेड एवरेज रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट लगा के चलूंगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट जो मेरा कैपिटलाइज होगा। बोलो क्लियर होता है? यस सर। चलो सर, अगला अगर आप देख के चलोगे, सर देखो अगला क्वेश्चन जो है, सर मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, एक दो जगह पे सर मेरी और आपके इंस्टीट्यूट की बनती नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इनके व्यू से कई बार ना सहमत हो नहीं पाता, कॉन्ट्राडिक्टरी कर देते हैं कई बार अपनी आंसर्स के अंदर। सर कंपनी ने इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन लिया 580 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया सर। मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए कह रहे हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर करी है मॉडर्नाइजेशन में और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है, वो 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हुई 406 लाख रुपए की। सर 58 लाख रुपीज आपने एडिशनल एसेट्स के लिए दिए सप्लायर को, और 116 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए। सर मैंने बाइफरगेट कर लिया, 406 प्लांट एंड मशीनरी के लिए, एडिशनल एसेट्स के लिए कितना 58, और वर्किंग कैपिटल के लिए 116। ठीक है सर, बात वही आ रही है कि सर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज होगा, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएनएल का पार्ट बनेगा जिस साल इनकर हुआ। सर आपके इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, पहले वो सुनो। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि सर जो प्लांट एंड मशीनरी की मॉडर्नाइजेशन है वो क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है सर, फिर वो कहता है कि जो एडिशनल प्लांट ले रहे हैं वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, फिर वो कहता है वर्किंग कैपिटल नॉट क्वालिफाइंग एसेट है। सर वर्किंग कैपिटल में पूरा सहमत हूं, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लेकिन सर मैंने तो कुछ इससे पहले क्वेश्चन करे थे जिसके अंदर मैंने कुछ प्लांट लिए थे, एडवांस दिया हुआ था सप्लायर को, तो सर वहां पर तो मैंने क्वालिफाइंग एसेट नहीं माना था। अब यहां पर मैं किस बेस के ऊपर क्वालिफाइंग एसेट मानूं? तो सर मेरी एजम्पशन हो सकती है ना, मैं कह रहा हूं कि भाई जो मेरे एडिशनल एसेट्स हैं वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और इंस्टॉलेशन वाले थे जो थे वो क्वालिफाइंग एसेट है। तो क्या मेरी एजम्पशन गलत है क्या? मुझे बस इतना आंसर दो, जितने बच्चे क्लास लगा रहे हैं इस टाइम पे, क्या मेरी एजम्पशन गलत है? सर मैं नहीं मानता यार कि क्वालिफाइंग एसेट वो नहीं है। ठीक है, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांस के ऊपर है ना, सब प्रोफेशनल जजमेंट है ना, मेरी जजमेंट ये कहती है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो मेरा आंसर गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने बोला क्वालिफाइंग एसेट वो नहीं है, लेकिन ठीक है मॉडर्नाइजेशन है। आपके इंस्टीट्यूट ने मेरे वाला व्यू तो माना नहीं। आपका इंस्टीट्यूट कहता कि ये भी व्यू लेके चल सकते हो कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, कि तीनों ही क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर किसी बच्चे ने व्यू माना कि भी मॉडर्नाइजेशन भी क्वालिफाइंग एसेट है और एडिशनल एसेट्स भी क्वालिफाइंग एसेट है, उसका आंसर अलग है। कोई कहता है कि भाई कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, उसका आंसर अलग है। सर मैं तो फिर अलग ही रह गया, मैंने कहा जी पहला क्वालिफाइंग एसेट है और बाकी जो है क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो सर मेरा आंसर तो और अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा कहानी? ठीक है, तो आंसर आपका बेटा यहां पर चेंज हो जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट ने खुद लिखा है कि हमने एज्यूम करा है। अब इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन देता हूं। सर पेपर में वैसे तो देखो बहुत क्लियर क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में वो नहीं फंसाएगा तुमको ऐसे, लेकिन चलो अगर गलती से आ गया, क्या करने का, टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें जो बेस्ट लगे वैसा करके आओ, बस एक नोट लिख कर आना कि भाई हमने ये एज्यूम करा है। अगर एजम्पशन लिख रखी होगी मार्क्स मिल जाएंगे, एजम्पशन नहीं लिखी होंगी फिर मार्क्स जाएंगे। यस, अगर सिमिलर क्वेश्चन वो केस स्टडी में पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियरिटी देके चलेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत क्लियरली बताएंगे, तो वहां टेंशन नहीं लेनी है सर। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 4 इज नॉट थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर वो आपसे पता है किस चीज की टेस्ट करके चलता है, वो टेम्परेरी बोरविंग वाली सी नहीं, अच्छा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सॉरी ध्यान देंगे। सर 30 लाख रुपए का ना बोरो करा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, और बोरविंग यूज करके ना इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर, सब्सिडरी के कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जो एक नया प्रोजेक्ट लगा रही है। सर सब्सिडरी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लगा रही है, हमने उसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, वो भी लोन लेकर। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50 लाख रुपए। कह रहे हैं प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डायरेक्टर बेटा कुछ फूक के बैठे थे, कहते हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट बनता है इसके ऊपर, कह रहे हैं सर उसको क्या करो, कैपिटलाइज करो और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करो। सर बस मुझे इतना बता दो, क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्विजिशन चार्जेस आते हैं, ब्रोकरेज आती है, ड्यूटीज आती है, AS 13 बोलता है। सर आपने क्या करा, बोरविंग करी और किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा। सर क्या जो आपने बोरविंग करी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल है, क्या वो एक्विजिशन चार्जेस होते हैं कभी?
सर वो एक्विजिशन चार्जेस थोड़ा ना होते हैं, तो पहले तो एएस 13 के तहत ही वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए। दूसरा, एएस 16 ये कहता है कि जो आपकी बोर्विंग कॉस्ट, ठीक है, यानी वो कौन सी होगी, क्वालिफाइंग एसेट कौन सा होता है, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल, है ना। क्या इक्विटी शेयर को बनने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा? ठीक है, ये तो नया ही है भाई। इक्विटी शेयर्स को बनने में ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो वो जो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैसे कॉस्ट के अंदर ऐड करके चल सकते हो? तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा, तो जो ये कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, पी एंड एल के अंदर आएगा। मतलब मैं अगर चाहूं तो मैं एक केस स्टडी अगर बना के चल रहा हूँ, तो मैं भी इस क्वेश्चन को उठाऊंगा, एआई पे डालूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरे को एक केस स्टडी बना के दे, और उसके अंदर एक पॉइंट मैं ये डाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, और मेरा एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा एएस 16 के ऊपर, ये टेस्ट करते हुए कि भाई बच्चे को ये पता है या नहीं पता। ठीक है सर। अगला देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन कब सीज होनी चाहिए, तो छोड़ दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है देखो, मैं कह रहा हूं ना बेयर टैक्स से पढ़ने का क्या फायदा रहता है? सर देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड, बेयर टैक्स से पढ़ोगे तभी अच्छा वही साथ देते हैं तुम्हारा। सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, कह रहे हैं बोरविंग कॉस्ट इनकर करिए कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन तो 31 मई को कंप्लीट हो गई, लेकिन डेकोरेशन वर्क जो है अभी भी अंडर प्रोसेस है, और एक्सपेक्टेड है नवंबर में कंप्लीट होगा, तभी आप एसेट को यूज कर पाओगे। अब एच लिमिटेड जो है वो कैपिटलाइज करना चाहता है इस चीज को। सर देखो, मैंने अभी पढ़ाया था कि भाई बोरविंग कॉस्ट कब सीज हो जाएगी, जब सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज जो नेसेसरी हैं क्वालिफाइंग एसेट को प्रिपेयर करने के लिए वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो जो डेकोरेशन वर्क कैरिड आउट हो रहा है, ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं कह सकते कि एसेट जो है, मतलब अगर डेकोरेशन वर्क कोई पेंडिंग है एज पर द स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि कोई सब्सटेंशियल काम पेंडिंग है, मतलब मेजरली तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है ना। तो क्या मैं सिसेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, देखो सर यहाँ पर था। ठीक है, तुमको बे टैक्स के अंदर दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया मेरा बे टैक्स, ये देखो, सिसेशन सिसेशन, ये देखो, if minor modifications such as the decoration of the property to user specification are outstanding, this indicates the substantial activities are complete। और अगर substantial activity complete है, तो आप कैपिटलाइजेशन जो है वो रोक दोगे। सर अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सर एबीसी लिमिटेड जो है वो एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाने के प्रोसेस में है, बैंक से कह रहे हैं एक लोन लिया, ठीक है, सेवरल राइट्स और फैसिलिटीज जो हैं, और हर एक राइट इंडिविजुअली यूज हो सकती है, हर एक राइट इंडिविजुअली यूज हो सकती है। कह रहे हैं 3/4 पार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया है और पब्लिक के लिए ओपन करके चला, वाइल रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यूइंग है। तो कह रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन बोर्विंग कॉस्ट की कंटिन्यू होनी चाहिए पूरे पार्क के लिए, अंटिल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू नहीं सर, जस्ट जो पार्ट कंप्लीट हो गया जिसको तुम यूज करके चल सकते हो, सर उसका क्या कर दोगे, सिसेशन कर दोगे, और जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, चलें सर। अब देखो ये आ गया सर अगला कैटेगरी। सर रेनबो लिमिटेड ने क्या करा सर, 150 करोड़ रुपए का ना लोन लिया हुआ था एक बॉयलर प्लांट के लिए 10% के हिसाब से। कह रहे हैं मान के चल रहे हैं कि 4 साल के अंदर ये कंप्लीट होगा, वेटेड एवरेज रेट भी दे दिया मुझे 13% का। कह रहे अकाउंटेंट जो है उसने 19.5 करोड़ रुपए कैपिटलाइज कर दिए। सर 19.5 करोड़ कैसे निकाला होगा, 150 करोड़ का 13%, 19.5। ठीक है, कह रहे हैं फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2020, कह रहे हैं सरप्लस फंड्स के चलते 150 करोड़ एंड इनकम ऑफ 3.5 करोड़ वॉज अर्न, एंड उसको पी एंड एल में डाल दिया। सरप्लस फंड से इन्वेस्ट करा 150 करोड़ उसमें से, और 3.5 करोड़ रुपए की इनकम कमा ली, कह रहे हैं, और उसको पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया। कह रहे हैं क्या ट्रीटमेंट सही करा है? सर पहली चीज तो यहाँ पर लोन जो लिया गया था वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया गया था, तो स्पेसिफिक रेट यूज होना चाहिए था, यानी 13% नहीं 10% यूज होना चाहिए था। तो 150 करोड़ का 10% यानी 15 करोड़ यूज होना चाहिए था। सर दूसरी चीज, सर अगर मैंने टेम्परेरी इन्वेस्ट करा है तो वो माइनस होना चाहिए। तो 3.5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया वो माइनस करूंगा, तो मेरा जो इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन या होना चाहिए वो 11.5 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 11.5 करोड़ होना चाहिए। बोलो क्लियर होता है? डन है। सर ये देखो, ये अब फेस मैनर वाला yes, क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो एक ह्यूज बिल्डिंग बना के चल रही है 4 फेज के अंदर। ठीक है, अब उसने बोला एक्सपेक्टेड है कि बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी सेवरल इयर्स के अंदर, बट फेज 1 और फेज 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और आपको डिटेल दे दी, कह रहे हैं ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 और फेज 2 ऑपरेशनल हो गया। आपको बताना है कितना अमाउंट कैपिटलाइज करके चलोगे, इतना एक्सपेंस कितना ट्रीट करके चलोगे। सर मैंने लोन जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिया हुआ था, 200 का लोन लिया था, तो सर इंटरेस्ट तो मेरा बन जाता है 200 का 15%, 30 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है सर, अब फेज 1 की मैं बात करके चलूं तो, और मैंने खर्चा करा 34 लाख रुपए का। फेज 2 की बात करूं, खर्चा करा 64 का। तो सर मैंने 98 लाख रुपीस का जो है वो खर्चा कर दिया।
फेज 3 और 4 के अंदर टोटल खर्चा 55 + 68, मैंने 123 लाख रुपीस का खर्चा कर दिया। ठीक है, कह रहे हैं फेज 1 और 2 जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वो ऑपरेशनल है। तो सर सीधी सी बात है, जब वो ऑपरेशनल हो गए तो उसके ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट है वो क्या हो जानी चाहिए, सिसेशन हो जानी चाहिए। तो आप प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट निकालो सर। 98 लाख का मैं कह सकता हूँ कि 50% जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए और 50% एक्सपेंस की तरह ट्रीट करनी चाहिए। और 123 के लिए जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो पूरी क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि सर 30 लाख रुपए की मेरी बोरोइंग कॉस्ट है, 221 से डिवाइड करा, 98 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास इसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट आ गई फेज 1 फेज 2 की। ठीक है, फेज 1 फेज 2 की बोरोइंग कॉस्ट आई। मैं कहूंगा कि क्योंकि ये कंप्लीट हो गया तो 50% तो कैपिटलाइज होना चाहिए जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और जैसे ही काम कंप्लीट हो गया ये कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना चाहिए। और जो 123 से रिलेटेड अब होगी, ठीक है, उसका क्या करूंगा सर। सर उसको जो है सीधा सीधा क्या करेंगे सर, कैपिटलाइज हम करके चलेंगे। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है सर। फिफ्टी ठीक फिफ्टी है वाला समझ नहीं आया। सर, कौन से वाला नहीं आया बच्चा समझ। ये 50% कैपिटल है, इधर 50% पीएनएल बेटा में देखो, डाला। उसने आपको क्वेश्चन में ये बोला था दैट ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर के मिड में फेज 1 और फेज 2 ऑपरेशनल हो गया। सर अब ये फेस वाला क्वेश्चन आ गया ना सर, अब जो पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्या उसके ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट आगे चलेगी क्या वो कैपिटलाइज होनी चाहिए या P&L में जानी चाहिए बेटा। बोलो कैपिटलाइज। क्या होना चाहिए। कैपिटलाइज। बेटा कैपिटलाइज क्यों होगी जल्दी। मैं कह रहा हूं कि भाई फेस 1 और फेस 2 कंप्लीट हो गया। अब फेस 1 फेस 2 अगर मिड ऑफ द ईयर में कंप्लीट हो गया तो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ सिर्फ तब तक की ही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना बेटा। जो उसके बाद की बोरोइंग कॉस्ट है वो तो सिसेशन हो जाएगा और बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन जो बाकी है उस पार्ट की भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, यानी फेज 3 और 4 की भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इसकी जो होगी ये तो पूरे साल का कैपिटलाइज होगा। और जो फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो चुका हुआ है उसकी रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट आगे है सर वो क्या होना चाहिए, वो एक्सपेंस की तरह नहीं ट्रीट होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो फिर फेज 1 और फेज 2 का 50-50 क्यों करते हैं जब कंप्लीट हो गया है बीच में? बेटा जब मिड ऑफ द करंट ईयर के अंदर कंप्लीट हुआ तो मिड आप क्या मान के चलोगे, 6 महीने मान के चलोगे। हाँ जी। मिड ऑफ द करंट ईयर तो 6 महीने हुआ, तो यानी 6 महीने में अगर फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो गया और आप उसको यूज कर सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा फेज 1 फेज 2 के ऊपर वो आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। अच्छा और ठीक है, जो समझ 6 महीने गई। बाद वाले हैं वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। हाँ जी। तो समझ में आया 50% किस बेस पे बोल रहे हैं। यस सर। चलिए, अब AS16 के बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं बात करके चलूं, तो चलिए एक आधा क्वेश्चन मैंने वो करवाना चाहता हूँ सर, जो फॉरेन लोन वाला था। ठीक है, आ जाओ जरा फॉरेन लोन वाले एक आधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो सर, RTP नवंबर 23 में क्वेश्चन आया। सर $20,000 का लोन लिया सर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, पेएबल एनुअली। जिस दिन लोन लिया था कहने उस दिन रेट था 48 का और क्लोजिंग के टाइम पे रेट था 50 का। अगर इंडियन करेंसी में लोन लेते तो 11% का में लोन मिलता। सिंपल, सिर्फ वैल्यू चेंजेस है। सर सबसे पहला काम करोगे, फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालो सर, $20,000 और इंटरेस्ट रेट है 6% का और साल के एंड में रेट है 50 का। आ जाएगा सर अमाउंट। सर अब मेरी इंक्रीज कितना हुआ प्रिंसिपल लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज रेट। ठीक है सर, मैंने $20,000 का लोन लिया था, 50 और 48 का डिफरेंस दो। ठीक है, तो 40,000 से मेरी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। सर अगर मैं इंडियन करेंसी के अंदर लोन लेता तो $20,000 का लोन उस दिन रेट था 48 का। ठीक है, 11% का इंटरेस्ट चार्ज करता। सर मेरे पास आएगा सॉल्व करके 105,600। ठीक है सर, अब मैं डिफरेंस लेके चलूं तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 105,600 माइनस 60,000, तो डिफरेंस आता है सर 45,600 का। और जबकि मेरा जो लोन के ऊपर लॉस था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो थी वो सिर्फ 40 की थी। तो 40 के एक्सटेंट तक तो बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, लेकिन बाकी मुझे 5,600 क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। सर यही क्वेश्चन था, हो गया खत्म सर। ठीक है सर, डन है, यस सर। क्लियर। यस सर। सर RTP मई 2022 का सवाल है।
एक एंटरप्राइज एक कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करके चल रहा है, कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट कंस्ट्रक्ट करके चल रहा है, जिसको इंस्टॉल करना है प्रोडक्शन लाइन के ऊपर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इक्विपमेंट जो है वो 15 महीने में कंस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन इंस्टॉलेशन के ऊपर कुछ कैलिब्रेशंस हैं जो रिक्वायर्ड है, ताकि आप डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव कर पाओ बिफोर इट इज फाइनली कमीशन। दिस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 months, ड्यूरिंग विच द टेस्ट रन विल बी मेड। इस टाइम पे टेस्ट रन होंगे। क्या बोरविंग कॉस्ट कह रहे हैं इस 2 महीने की कैपिटलाइज होगी? चलिए सर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, हो सकता है कि केस स्टडी बेस के अंदर इस टाइप का पॉइंट टेस्ट कर दें। सर कैपिटलाइजेशन जो होती है बोरविंग कॉस्ट की कब सीज हो जाती है? जब सब्सटेंशियली सारी की सारी एक्टिविटीज जो नेसेसरी हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा इक्विपमेंट का, तो एन इवेल्युएशन करना पड़ेगा ना कि क्या सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज कंप्लीट है या नहीं है। जब इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गया, उसको टेस्ट करा जाएगा और एडजस्ट करा जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। यानी कमीशन करने से पहले आप टेस्टिंग करोगे ना कि भाई कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उसको एडजस्ट तो करके चलोगे। तो कह रहे हैं जो ये कैलिब्रेशंस हैं और एडजस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तभी आप एसेट को रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन कर पाओगे। तो जब तक एसेट उस स्टेज के ऊपर पहुंचा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि सब्सटेंशियली एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं? तो यहां पे जो बोरविंग कॉस्ट है इवन टेस्ट रन वाले पीरियड की, वो भी क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मार्क कर लीजिएगा। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको ये फाइल मैंने दे रखी है, अब नहीं मिल रही है तो मैं रीशेयर कर दूंगा दोबारा बस। ठीक है, दे रखी है तुमको ये फाइल मैंने। चलो सर, और जो टेस्ट वाले बच्चे हैं डोंट वरी, आई विल शेयर दिस फाइल इन ग्रुप ओनली। ओके सर, अगला क्वेश्चन चलो उठाएं तुम्हारे साथ। देखो जरा, अब देखो कैसे टेस्ट कर लेता है पॉइंट। मैं कह रहा हूँ देखो पूरे मजे लेता है इंस्टीट्यूट तुम्हारे। पॉइंट कैसे टेस्ट करा, ये वाला क्वेश्चन देखना। और बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं। सर 12% सिक्योर डिबेंचर लिए 100 लाख रुपए के, यूटिलाइज कैसे कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज ऑफ मशीनरी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। कह रहे हैं 2019 में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री बिल्डिंग की कंप्लीट हो गई और मशीनरी इंस्टॉल्ड और रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो गई। टोटल इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर था 12 लाख रुपए का। कह रहे हैं कंपनी के पास आइडल फंड्स पड़े हुए थे, तो उसने एफडी करा दी और उसके ऊपर 3 लाख रुपए कमा लिए। सर मेरा टोटल इंटरेस्ट बताना कितने का है? 12 लाख का। सर आपने एफडी के यस ऊपर सर। कितना कमा लिया? 3 लाख। तो सर कितना है जो आप 9 लाख। कैपिटलाइज करके चल सकते हैं? मतलब कितना है जो एलिजिबल है? 9 लाख ना सर। तो यहाँ पर टोटल यस सर। एलिजिबल बोरोविंग कॉस्ट जो होगी वो 9 लाख होगी। यानी जो बाइफरकेशन करके चलूंगा वो मैं 9 लाख की करके चलूंगा। देखो यहां पर टेस्ट कर गया ये पॉइंट कि भाई जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर जो इनकम है वो माइनस होगी। समझ आ गया कैसे टेस्ट कर रहे हैं? क्लियर? चलो सर। सर अब मुझे ना तुम्हारे साथ एक आधा क्वेश्चन और देखना है, तो चलो एक बार एक काम करते हैं सर, आरटीपी ना मैं एक बार 24 का क्वेश्चन देखते हैं। सर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा कर रहा है, बस पढ़ के देखें। नई बिल्डिंग है, 6 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन है, दो लोन लगा के 14%, 16%। आपको बताया हुआ है कि कब कब आपने यूटिलाइज करा, पैसा इनकर करा। सर ये वाला क्वेश्चन पता है क्यों पिक कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चे हैं नमूने। मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में डाला था। सर टाइम पीरियड ही गलत उठा लेते हैं। सर नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को शुरू करी, स्पेशल लोन उस दिन लिया 6 लाख रुपए का, लेकिन जो एक्सपेंडिचर इनकर करा वो 1 मई को करा, 1 जुलाई को करा, 1 अक्टूबर को करा, 1 मार्च को करा। बिल्डिंग जो है वो 31 मार्च को कंप्लीट हो गई। सर अब यहां पर क्या करोगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे? सर सबसे पहले मुझे वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकालना चाहिए, फिर कैपिटलाइजेशन रेट यस निकालना सर। चाहिए। चलो शुरू करें। सर 12 लाख को बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 महीने। इंटू 11/12। 12 लाख इंटू 11/12। बच्चा यहाँ पे ध्यान नहीं देता, यस सर। पता नहीं वो 12 ले लेता है, 12/12 ले लेता है पहले। ठीक है, कि फर्स्ट वाली अमाउंट के ऊपर सीधा 12 महीने। अरे भाई 12 महीने क्यों लेने हैं, 11 महीने है ना। सर अगला क्या है सर? जुलाई है तो 9 मंथ्स, अक्टूबर है तो 9 महीने। 6 महीने, 6 महीने। मार्च है तो 1 महीना। सर आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस का 36,35,000 रुपए। ठीक है, सर अब यस क्या सर। करोगे? सर 30 लाख के ऊपर 14% निकालो, 54 लाख के ऊपर 16% निकालो। सर जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना 84 लाख से। ठीक है, वो तुम्हारे पास रेट आ गया कैपिटलाइजेशन का। अब अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग वाला। लेकिन सर मैंने टोटल अमाउंट कितना यूज करा? सर वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस मेरा आया 36,35,000। तो 36,35,000 में से सबसे पहले तो 6 लाख उड़ाओ,
6 लाख के ऊपर तो 12% निकालोगे, बाकी 30-35 के ऊपर 15.29% जो रेट आएगा वो निकालोगे। सर दिस इज द अमाउंट जो आप कैपिटलाइज करके चलोगे। समझ आ गया बेटा? यस ठीक सर। है सर, ये वाली फाइल बेटा मैं शेयर कर दूंगा। इसके अंदर ना 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिमिलर पैटर्न के ऊपर है, बस थोड़ा बहुत फैक्ट्स बढ़ाए होते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ आपको नयापन नहीं देखने वाला, बस एक दो फैक्ट थोड़े से दे रखे होंगे चेंज, वो बड़े आराम से हैंडल हो जाएंगे। ठीक है। अब आपका इंस्टीट्यूट जो है ना, कई बार देखो नए नए से क्वेश्चन डालते रहते। अब देखो एक ये क्वेश्चन डाला, देखो जरा, मतलब आप क्वेश्चन देखो आरटी और आरटीपी में ये कारनामे करता है। आरटीपी जनवरी 2025 का क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंड्स बाय द बोरोइंग इन नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट। और इस बार की आरटीपी में भी कुछ ऐसे ही डाला है। तो सर क्या बोला, कह रहे हैं सर एक्स लिमिटेड जो है उसने ईयर 1 के अंदर एक 3 साल का 10% पर एनम बॉन्ड इशू करा, जिसकी फेस वैल्यू लाख रुपए थी और 90,000 के ऊपर इशू करा, टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट जो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है एट द एंड ऑफ ईयर 2। आपको बोरविंग कॉस्ट बताना है कितना कैपिटलाइज करके चलोगे, अगर डिस्काउंटिंग आप कैसे करके चलते हो, अमोर्टाइजेशन करते हो डिस्काउंट की एसएलएम बेसिस के ऊपर। सर पता है क्या टेस्ट कर गया, मैं क्यों कहता हूं सर बेयर टैक्स की वैल्यू है सर। आप जरा बोरविंग टैक्स बोरविंग वाले के पॉइंट के ऊपर आओगे, और मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर ही तुमको ये बोल दिया था, तो कल को अगर मेरा कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आपने तो एक क्लास में करवाया नहीं था, नहीं सर आई हैव टॉट यू दिस थिंग, ठीक है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते करवाया नहीं। वाई? सर बोरविंग कॉस्ट में इंक्लूड अमोर्टाइजेशन ऑफ द डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड टू बोरोइंग। और यहां पर जब एग्जांपल दिया था, बाय चांस एग्जांपल भी डिबेंचर का दिया था, तो सर डिबेंचर की जगह अगर बॉन्ड्स आ गया कोई दिक्कत है क्या? सर बोरोइंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। पैराग्राफ नंबर 4 भी ये कहता है जो अमोर्टाइजेशन होती है डिस्काउंट और प्रीमियम की एज अ कंपोनेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। दस जो बोरोइंग कॉस्ट है कंप्राइज द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेबल ऑन द बॉन्ड्स इन क्वेश्चन एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द पीरियड। पैराग्राफ नंबर 6 अगर पढ़ते हो, वो ये कहता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन से लिए है वो पार्ट होना चाहिए, और कैपिटलाइजेशन कब सीज हो जानी चाहिए, जब बोरोइंग कॉस्ट कंप्लीट है। तो जितना तुम्हारा अमोर्टाइज डिस्काउंट होगा, ठीक है, 2 सालों का, सिर्फ उसी को आप कैपिटलाइज करके चलोगे। सर यहां पर डिस्काउंट कितना होगा? सर 10% का था, 10,000 रुपए का डिस्काउंट है सर, ठीक है। 10% का 10,000 का डिस्काउंट हो गया ना, 1 लाख की चीज को 90 में दिया, 10,000 का डिस्काउंट हुआ। 3 साल के बॉन्ड थे, 3 साल में स्ट्रेट लाइन में अमोर्टाइज करोगे तो हर साल तीन 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 तीन, हर साल तीन तीन तीन, यही अमाउंट आएगा। तो पहले 2 साल में 6666 या 6667 कह लो, तो सर इतना जो है मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी कैपिटलाइज नहीं होगा। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, देखो मैं कह रहा हूँ आरटीपी में पता नहीं क्या है, इनको मजा आता है। Sir, Loyal Limited has undertaken a project for the expansion of the capacity as per the following details. अक्टूबर 2023 में प्लान करा 5 लाख रुपए का, नवंबर 2023 में प्लान था 6.5 लाख का, सर दिसंबर 23 में प्लान था 20 का, जनवरी 24 में प्लान था 2 का, फेब 24 में प्लान था 9 का, मार्च 24 में प्लान था 10 लाख रुपए का। सर एक्चुअल में कितना कितना खर्चा हुआ वो बता दिया। कह रहे हैं कंपनी पेज टू इट्स बैंक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कह रहे हैं कंपनी जो है वो अपने बैंक को जो है 15% पर एनम के हिसाब से क्या देती है, इंटरेस्ट जो है वो देकर चलती है। सर विच इज डेबिटेड ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, कह रहे हैं जो 15% का इंटरेस्ट है वो मंथली बेस के ऊपर डेबिट होता है। कह रहे हैं ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी के पास 20 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था अप टू 31 दिसंबर। कहते हैं 31 दिसंबर तक कंपनी के पास कितने का ओवरड्राफ्ट था, 20 लाख रुपए का। सरप्लस कैश था जनवरी के अंदर और दोबारा से ओवरड्राफ्ट हो गया 14 लाख रुपए का 1 फेब से, और 30 लाख रुपए का था 1 मार्च से। कह रहे हैं कंपनी के पास क्या होगी, स्ट्राइक होगी दिसंबर के अंदर, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई काम। हाउ एवर सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा था। देखो पहले यहां पे फंसाया कि स्ट्राइक हो गई तो बच्चा सोचे कि यहाँ तो सस्पेंशन होगा, फिर कहता नहीं लेकिन ना सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा था, और हमें पता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम सब्सटेंशियल चल रहा है तब कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। ऑन साइट वर्क कह रहे हैं दोबारा से 1 जनवरी को शुरू हुआ और काम 31 मार्च को कंप्लीट हुआ। कह रहे हैं मान लो जितना खर्चा होता है वो फर्स्ट डे ऑफ ईयर होता है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ होता है। कह रहे हैं कैलकुलेट करो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और रीजन दो। हेलो, हाँ जी, बस लास्ट क्वेश्चन, नीचे ही हो।
ठीक है, चलो सर। अब लॉयल लिमिटेड की मैं बात करके चलूं सर। देखो, अब ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में दिखे सीधा, झटका लगेगा या नहीं लगेगा तुम मुझे बता दो। शायद आधे बच्चे जनता, आधी जनता ना छोड़ देगी ये 16 का क्वेश्चन। यही करोगे? हैं? यस बताओ सर। जरा, क्या करोगे पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो छोड़ दोगे? क्यों, समझ ही नहीं आया यस सर। तुम? अपना छोड़ो सर, मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा यार ये क्या भाई। ठीक है, कि भाई तुम ऐसा एक आधा क्वेश्चन तो दे दो स्टडी मैट के अंदर। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। बस याद करो रेगुलर वाले बच्चों, मैंने तुमको कहा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं। अगर आएंगे तो वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर उसने पूछा तो वैल्यू में भी ज्यादा शायद चेंज ना करे। तो बस स्टेप्स को याद रखो, होएगा, 100% होएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान बना देता हूं अभी तुम्हारे लिए। ठीक है, चले सर, क्वेश्चन को यस सर। सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कोर समझ लो, क्वेश्चन हो जाएगा सर। सर क्वेश्चन के कोर के ऊपर आते हैं। अरे भाई ये क्या आ गया, इसको बंद करो। ओके, दोबारा से शुरू करता हूँ क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है जो टाइम लेने वाला है, बाकी तो हो गया तुम्हारा। सर एक कंपनी है, ठीक है, मुझे बस इतना बताना, क्या हर महीने वो कोई ना कोई खर्चा जो है एक्सपेंडिचर करेगी सर? ठीक है, यस सर। अब मैंने कुछ प्लान करा। मैंने प्लान करा मैं 5 लाख रुपए का खर्चा करूंगा एक प्रोजेक्ट के लिए। मैंने प्लान करा मैं 6.5 लाख रुपए का खर्चा करूंगा। ठीक है, मैंने प्लान करा मैं 20 लाख रुपए का खर्चा करूंगा। सर मेरे प्लान करने से क्या तुम मेरे पे इंटरेस्ट लगा दोगे क्या? या जितना मैंने एक्चुअल खर्चा करा होगा वो देखोगे? एक्चुअल देखोगे या प्लान देखोगे? अरे प्लान तो इतना था, या एक्चुअल देखेंगे? लॉजिकली बात करना, एक्चुअल देखना चाहिए प्लान देखना चाहिए? एक्चुअल सर। एक्चुअल। ओके। सर मैंने जो प्लान करा वो थोड़ा ना देखूंगा, जो एक्चुअल है मैं वो देखूंगा सर। सर मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% पर एनम का है और मंथली बेस के ऊपर वो डेबिट होगा। सर इंटरेस्ट रेट है 15% का, मंथली बेस के ऊपर लगा के चलेंगे, ठीक है सर। ओके, सर कह रहे हैं हाफ ईयर में कंपनी के पास 20 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था अप टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक 20 लाख का क्या था, ओवरड्राफ्ट था। ठीक है सर, दिख भी रहा है पेरेंटली। 20 लाख रुपए वैसे तो प्लान था, बट 20 लाख रुपए का चलो ओवरड्राफ्ट बोला उसने, चलो छोड़ो। उस वाले 20 लाख को इग्नोर करो, ये वाली लाइन देखो। कंपनी के पास 20 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट। कह रहे हैं कंपनी के पास जनवरी में क्या हो गया, सरप्लस कैश आ गया, ज्यादा अमाउंट हो गया। ओके सर, फेब के अंदर फिर से ओवरड्राफ्ट हुआ और मार्च में फिर से ओवरड्राफ्ट हुआ। चलो सर, ये सिचुएशन समझ में आ गई। सर अब ये भी बोला कि मान के चलो कि एक्सपेंडिचर फर्स्ट डे पे हो। सर सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कैलकुलेशन करनी है। अब मैं कैलकुलेशन का ना तुमको तुमको सीधा सा तरीका बताता हूं, ज्यादा लफड़े में पड़ना ही नहीं सर। मैंने तुमको बोला ओपनिंग बैलेंस, ध्यान से सुनना, बड़ी सिंपल सी ट्रिक दे दूंगा। सर मैंने तुमको बोला देखो, इंटरेस्ट बस मुझे इतना बताना किसके ऊपर लगना चाहिए, लॉजिकली बात करना। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगना चाहिए? सर जितना ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस ड्यूरिंग द पीरियड मैंने जितना खर्चा करा, यानी मंथ का जो मैंने एक्सपेंडिचर करा वो अमाउंट। ठीक है सर, इसके ऊपर मैं 15% का इंटरेस्ट निकालूंगा। लेकिन सर 15 तो पूरे साल का है, इसका 1/12 कर दूं तो क्या ये इंटरेस्ट लगना चाहिए? बस लॉजिकली बताना मुझे। समझ आया क्या बोला मैंने? सर यस जितना सर। मेरा ओपनिंग बैलेंस है प्लस जो मैंने इस साल खर्चा किया, मेरे लिए प्लान वाला फिगर रेलिवेंट ही नहीं था, मेरे को एक्चुअल देखना था। सर मैंने इस महीने जितना खर्चा करा, सर उसी के ऊपर बैंक में से इंटरेस्ट लेगा ना। अरे भाई मेरे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है बैंक से 20 लाख तक की। तो सर मैंने जितना यूज करा बैंक मेरे से उतना ही पैसा लेगा ना, उससे ज्यादा ले लेगा क्या बैंक पैसा मेरे से? बस नो मुझे सर। इतना बता दो, जितना ओवरड्राफ्ट यूज करोगे बैंक उतना ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना सर, उससे ज्यादा कर सकता है? हाँ। सर ठीक है, मेरे पास 20 लाख तक की फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट की, लेकिन जब मैंने यूज ही 4 करी है तो मेरे से 4 के ऊपर इंटरेस्ट लोगे या ज्यादा के ऊपर इंटरेस्ट ले लोगे तुम? 4 के ऊपर ही लोगे। समझ आ गया? अगर ये बात यस समझ में सर। आ गई तो तुम्हारा क्वेश्चन अब यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो सर। सर मैंने अक्टूबर 2023 के अंदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपए का करा। सर 4 लाख का मैंने खर्चा करा, तो 4 लाख के ऊपर 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट निकालो जरा कैलकुलेटर पे, 5,000 आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैं तुमसे पूछूं मेरा मंथ के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो गया, क्या कहोगे? सर 4 लाख रुपए का तो था ही, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट भी तो जुड़ गया, तो टोटल अमाउंट जो हो गया आउटस्टैंडिंग क्या 4-5 नहीं हो गया सर? 4,05,000 नहीं हो गया? इंटरेस्ट भी तो ऐड हो गया ना बेटा। यस क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। क्या ये चीज क्लियर होती है? अच्छा, अब अगले महीने क्या हुआ? सर 4,05,000 रुपए का ऑलरेडी मेरे पास अमाउंट पड़ा है जो मैंने यूज करा है। सर अगले महीने मैंने 7,95,000 का खर्चा और कर लिया, तो 4,05,000 के ऊपर मैं 7,95,000 ऐड करूं? समझ में आया? यस देखो सर। एक ट्रिक दे दी ना हाँ सर, जी सर। ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली एक्सपेंडिचर। सर अब मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर मेरा ओपनिंग बैलेंस 4,05,000 है। ये 4,05,000 का अमाउंट मैंने यूज करा है ऑलरेडी। सर मैंने इस महीने 795 का और खर्चा कर दिया और यूज कर लिया, तो दोनों को ऐड कर दूं, उसके ऊपर 15%, क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट लगता है, एक महीने का इंटरेस्ट। तो सर मेरा इंटरेस्ट कितना लगा? 15 का। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ, तो तुम क्या कहोगे? सर 4-5 का तुम्हारा पहले खर्चा था, आउटस्टैंडिंग था, यस सर। आपने 7,95,000 और यूज कर लिया, और सर इस महीने यस का सर। इंटरेस्ट 15,000 लगा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सर आपका हो गया 12,15,000 रुपए। यही हुआ ना सर? अच्छा, हाँ जी। सर अब आया दिसंबर महीना। सर दिसंबर के अंदर मैंने ना कोई खर्चा ही नहीं करा सर। देखो दिसंबर में मैंने कोई खर्चा ही नहीं करा। अच्छा मुझे इतना बताना, जब मैंने दिसंबर में कोई खर्चा नहीं करा, क्या तुम मेरे से इंटरेस्ट ले लोगे क्या यार? मेरे से जो इंटरेस्ट यस लोगे वो सर। 12,15,000 पे ही लोगे ना, उससे ज्यादा थोड़ा ना यस सर। इंटरेस्ट मांग लोगे। अगर मेरा हाँ आउटस्टैंडिंग जी बैलेंस सर। 12,15,000 है, तो तुम मेरे से इंटरेस्ट 12,15,000 पे ही लोगे ना सर। तो 12,15,000 के ऊपर 15% एक महीने का, समझ आ गया? कितना आ गया? 15,188। तो मेरा बैलेंस कितना बच गया? 12,30,188। ठीक है, 12,30,188। सर अब जनवरी में ना काया पलट गई। सर जनवरी के अंदर क्या हुआ कि सर मेरे पास सरप्लस कैश आ गया। जनवरी में क्या हुआ सर? मेरे पास सरप्लस कैश आ गया। ध्यान देना, ये पॉइंट ही समझने वाला है बस। सर मुझे इतना बताना, अगर मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, यानी मेरा ओवरड्राफ्ट जीरो है सर। सर मेरे पास अगर सरप्लस पड़ा है यानी मेरे पास ओवरड्राफ्ट जीरो है ना सर? अरे सर सरप्लस कैश का मतलब क्या हुआ? यस सर। यस कि सर। कंपनी के पास हाँ अपना जी हाँ पैसा जी। पड़ा था, यानी मैंने कोई बोरविंग हाँ करी जी ही हाँ नहीं, जी। मैंने कोई ओवरड्राफ्ट करा ही नहीं। यस सर। हाँ जब जी मैंने सर। कोई बोरविंग नहीं करी, तो जब मैंने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं करा, ठीक है, तो क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा दोगे क्या सर? नो सर। ठीक है, अब मैं इस चीज को जस्टिफाई करूं, कहां से इंस्टीट्यूट ने आपका ये क्वेश्चन उठाया, मतलब मैं मतलब तारीफे काबिल है सर। मैं आपको कहता हूँ सीधी सर, ठीक है। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरविंग कॉस्ट जो होती है, वो तब होती है जब बोरविंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड। बस मुझे इतना बताना, क्या यहाँ पे कोई बोरविंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है? जब हो ही नहीं रही, अरे भाई जब तुमने बोरविंग कॉस्ट को इनकर ही नहीं करी, तब किस बात का इंटरेस्ट? ठीक है, तो 50,000 पे, ठीक है, तुमने यूज करा। सर 50,000 पे जो है तुमने क्या करा सर? ठीक है, सर 50,000 जो है मैंने इस साल खर्चा करा, लेकिन सर मेरे पास तो सरप्लस फंड्स थे ना, मतलब इसके बाद मेरे पास कंपनी के पास अपना पैसा था, तो ना मैंने कोई ओवरड्राफ्ट करा होगा, ना मैंने कोई बोरविंग करी होगी इनकर। ठीक है, तो जब मेरे पास फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेशक खर्चा हुआ है 50,000 रुपए का, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर तो मेरा 12,30,000 पे 188 का बैलेंस था, 50,000 रुपये मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर, तो टोटल कितना हो गया? 1,280,188। ठीक है, अच्छा अब सर फेब में क्या हुआ? सर फिर से सिचुएशन आ गई। सर फेब के अंदर क्या हो गया? 14 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट बेटा फिर आ गया। अब तो फेब में अगर 14 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया, तो बैंक क्या मेरे से 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लेगा बेटा? क्या बैंक मेरे से 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लेगा? यस और नो? यस सर। 14 लाख के ऊपर 15% बैंक मेरे से लेगा, एक महीने का लेगा। हाँ ठीक है, जी। तो 17,500 इंटरेस्ट आ गया। सर मेरा आउटस्टैंडिंग था कितना, क्यूमुलेटिव अमाउंट अब तक मेरा इनकर कितना हुआ था? सर मेरा 12,80,188 का अमाउंट इनकर हुआ था। सर बारह लाख यस अस्सी सर। हजार एक सौ अठासी के ऊपर मैंने इस महीने 2 लाख का खर्चा करा, और 17,500 का इंटरेस्ट पड़ गया, तो वो मेरा कैपिटलाइज होगा, 14,97,688 आ गया। सर अब मेरा यस सर। अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है टोटल? 14,97,688। और सर मैंने इस साल कितना यूज करा? फिर से इस महीने कितना करा? 12 लाख।
ठीक है, इस महीने फिर से 12 लाख हो गया ना, ठीक है, ये 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख ऐड करा, 15% निकाला एक महीने का, तो मेरे पास आ गया, ठीक है, कितना 33721। तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, 86409, ठीक है। 86409। सिंपल सी मैं आपको लॉजिक देता हूँ, तीन आपको पॉइंट बताता हूँ, कभी गलती नहीं होगी। सर अगर स्ट्राइक है तो वो क्या है, टेम्परेरी डिले, ठीक है। तो तब भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, क्योंकि एडमिन वर्क चल रहा है। सर अगर किसी महीने में सरप्लस कैश आ रहा है, तो वहां पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर उसने मेरे को यहां पर बोला था कि जनवरी से क्या हुआ, सरप्लस कैश था, लेकिन ओवरड्राफ्ट है कब से, 1 फेब से, और 30 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है 1 मार्च से। सर मुझे 30 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है 1 मार्च से, सर लेकिन मैंने क्या पूरा 30 लाख यूज करा क्या, नहीं सर मैंने पूरा 30 लाख यूज नहीं करा, मेरे पास 1497 था, मैंने 12 लाख ही और यूज करा। तो इस वजह से बेटा मैं 30 लाख के ऊपर जो है वो नहीं लगा, समझ आया। मैंने 1497 के ऊपर 12 लाख ऐड करा, और मैंने उसके ऊपर जो है अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करा। क्या ये चीज क्लियर हो गई। बस क्वेश्चन ये था कि सर कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, सर दिस वाज द पार्ट, हो गया खत्म सर। ठीक है, देखो उन्होंने बोला कि पैराग्राफ 18 पैरा 18 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन जो होता है नॉर्मली सस्पेंड नहीं होता जब टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा होता है। कंपनी ने कोई भी इंटरेस्ट इनकर नहीं करा क्योंकि सरप्लस था पैराग्राफ नंबर 14 बी के तहत। और फेब के मैंने क्या हुआ कि एक्चुअल ओवरड्राफ्ट जो था वो सिर्फ 14 लाख रुपए का था, तो इंटरेस्ट जो है 17,500 ही लगेगा, ठीक है। इवन अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट 14 लाख से ज्यादा है, बेशक प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट 1497 जा रही है, ठीक है, लेकिन सर मेरा जो है 14 लाख की ओवरड्राफ्ट ले रखा है ना, तो 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे, उससे ज्यादा के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाओगे। सर ये क्वेश्चन हो गया, वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। बट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा लॉजिक के साथ कि इंटरेस्ट निकालना किसके ऊपर है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन हो गया बेटा क्लियर, यस यस सर। सर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। जब तक इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा नहीं करोगे ना, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इतना मैंने बता दिया। सो यू हैव टू सी दिस क्वेश्चन 100%। ये वाला क्वेश्चन तो पक्का पक्का एक बार बेटा देखना ही देखना है। प्लीज इसमें गलती मत करना, ये मत करना यार ये क्वेश्चन मत देखो, तुमको एक को ये वाला क्वेश्चन एक बार देखना ही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखो ना देखो, ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ बेटा तुम्हारे साथ जो है, मैं चेक करता हूँ मेरे फोन में अगर ये फाइलें हैं तो मैं अभी भेज देता हूँ, नहीं तो आई विल सेंड यू द फाइल्स बेटा, ठीक है। यस। लेट मी जस्ट सी, ओके बेटा क्वेश्चन बैंक वाली फाइल मैं भेज देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन बैंक वाली फाइल मैंने भेज दी है। अच्छा किसी बच्चे को जो है अगर क्लास नोट्स वाली या आईसीआई क्वेश्चन की ये वाली फाइल भी चाहिए, प्लीज जस्ट मुझे बता दो, मैं भेज दूंगा बेटा, ठीक है। दिस इज ओवर, दैट्स इट, AS16 आपका हो गया सर, ठीक है।